अनुवाद में दोनों भाषाओं की जानकारी के साथ साथ विषय की जानकारी बहुत ज़रूरी है और इन विषयों की संख्या हजारों है और नित नए ये विषय बढ़ते जा रहे हैं। सुविधा के लिए अनुवाद को ध्यान में रखकर हम इस सामग्री को कुछ प्रमुख भेदों में बांट सकते हैं। इसके एक सिरे पर है साहित्यिकानुवाद, दूसरे सिरे पर, अंतिम सिरे पर बल्कि कहें, तकनीकी साहित्यिकानुवाद। आज हम साहित्यिक अनुवाद के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे बीच प्रोफेसर निर्मला जैन आई हुई हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की अध्यक्ष रही हैं और आपका अनुवाद के क्षेत्र में, खासतौर से साहित्यिक अनुवाद के क्षेत्र में विशेष काम है। इसके अलावा वे ऐसी संस्थाओं से जुड़ी रही हैं जहां अनुवाद कार्य होता है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि साहित्य का में अनुवाद का सिलसिला काफ़ी पहले शुरू हुआ और इसकी हिंदी में इसकी क्या परंपरा है, साथ ही क्या किसी खास तरह की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों से अनुवाद का संबंध है। निश्चित रूप से शर्मा जी, अनुवाद का संबंध हमारी सांस्कृतिक आवश्यकताओं से होता है और परंपरा को अगर आप पीछे ले जाएं और देखें ध्यान से, तो अनुवाद की परंपरा हमको रीतिकाल से ही मिलनी शुरू हो जाती है। रीतिकाल में जब काव्यशास्त्र का चिंतन करने की आवश्यकता कवियों ने समझी, तो उनको लगा कि इसके लिए उन्हें संस्कृत की तरफ देखना चाहिए और उस समय आप देखेंगे कि एक बड़ी संख्या में संस्कृत के काव्यशास्त्र से अनुवाद भी हुए और उनकी उद्धरणी जैसी पर्याप्त हुई है। लेकिन रचनात्मक साहित्य का अनुवाद उस समय बहुत नहीं हुआ। आप जब आगे आते हैं आधुनिक युग में, तो एक आधुनिक भावबोध के साथ, क्योंकि हम लोग पश्चिम की तरफ देख रहे थे और हमारा ख्याल ये था कि शायद जो नई दिशा है या ज्ञान विज्ञान के नए क्षेत्र हैं या नई चेतना है, वो पश्चिम से आ रही है। तो साहित्य में भी ये हुआ कि हम लोगों ने पश्चिम की कृतियों का, विशेषकर अंग्रेजी की कृतियों का अनुवाद एक तरफ करना शुरू किया और दूसरी तरफ अपनी पुरानी परंपरा, अपनी विरासत की तरफ भी हमने देखना शुरू किया। क्योंकि ये होता है कि जब आप किसी दूसरी सभ्यता से टकराते हैं, चाहे जिस रूप में, प्रभाव के रूप में या विरोध के रूप में, तो आदमी अपनी विरासत को भी देखना चाहता है और इसका संबंध पुनर्जागरण की प्रवृत्ति से, रेनेसांस से जोड़ती हूं मैं। और अगर आप देखें तो 1857 के आसपास मैं मानती हूं कि एक परिवर्तन या ये चेतना ज्यादा जागृत हुई और तब उस समय के जो सबसे बड़ा नाम हमारे मन में आता है वो भारतेंदु का है। भारतेंदु ने मौलिक लेखन काफी किया, लेकिन मौलिक लेखन के साथ साथ उन्होंने अनुवाद किए। अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी से कम, संस्कृत से ज्यादा और भारतीय भाषाओं से भी किए। क्योंकि अनुवादों का सिलसिला जब शुरू हुआ तो भारतीय भाषाओं से भी आदान प्रदान की एक पद्धति हमारे यहाँ चालू हुई। और मुझे तो ये देख करके बल्कि थोड़ा ताज्जुब होता है, हैरत होती है कि उन्होंने अंग्रेजी का जो एक अनुवाद किया दुर्लभ बंधु नाम से, वो अनुवाद बहुत बाद में, जो 20वीं शताब्दी में इधर आधुनिक काल के, छायावाद काल के जो तमाम लेखक हैं, अनुवादक हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, बच्चन, अमृत राय, रांगे राघव और उसके बाद रघुवीर सहाय, इन लोगों ने भी शेक्सपियर के अनुवाद किए। लेकिन आप देखेंगे कि ये अनुवाद, इन अनुवादों में रघुवीर सहाय ही कुछ प्रभाव छोड़ सके, बाकी लोग शेक्सपियर की आत्मा को उस तरह से नहीं पकड़ सके जिस तरह भारतेंदु ने पकड़ लिया था। भारतेंदु के कुछ बाद फिर आपको एक परंपरा, श्रृंखला मिलती है श्रीधर पाठक के अनुवादों की, और उन अनुवादों में रोमांटिक चेतना, रोमानी तेवर, रोमांटिक चेतना आपको दिखाई पड़ता है।
गोल्डस्मिथ के अनुवाद उन्होंने मुख्य रूप से किए, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, और एक तीसरा अनुवाद और था जिसका श्रांत पथिक। हाँ जी हाँ, श्रांत पथिक। श्रांत पथिक उन्होंने ट्रैवलर का अनुवाद किया था। और मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ कि अनुवादक कैसे एक छूट लेता है। ट्रैवलर में शांत नहीं है, लेकिन जो मूल कविता है उसकी चेतना में उनको लगा कि ये शांति का, थके हुए पथिक का भावबोध है, उसका भाव है, तो उन्होंने उसके शीर्षक में इसको शांत पथिक कर दिया। और ये छूट मेरा ख्याल है अनुवादक को लेनी चाहिए, क्योंकि साहित्य का अनुवाद इस अर्थ में वैज्ञानिक या तकनीकी अनुवाद से अलग होता है कि वो भावानुवाद करता है, और इसलिए वो ज़्यादा मुक्त अनुवादक होता है। ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ रचनात्मक अनुवाद ही हुए हों। इसी दौर में, इसके कुछ थोड़ा बाद, पोप का मशहूर जो पोप की रचना थी एसे ऑन क्रिटिसिज्म, उसका ब्रज भाषा के वरिष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समालोचना आदर्श नाम से अनुवाद किया। अब आप देखिए तो समालोचना आदर्श भी ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का शाब्दिक अनुवाद नहीं है। जो ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में कहने की कोशिश की गई है, जो उसकी विषय वस्तु है, उससे एक शब्द गढ़ा है रत्नाकर ने। और ये बात बहुत हैरत में डालती है कि ये लोग, इनकी कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ था इन लोगों का, सहज वृत्ति से अपने इन लोगों ने अनुवाद करना शुरू किया। इसी से मुझे एक बात ये ध्यान आ रही है यूरोप पश्चिम के संदर्भ में, खासतौर से अंग्रेजी के जी, कि शेक्सपियर के समय में काफ़ी अनुवाद कार्य हुआ, विशेष रूप से लैटिन से, रोमन हिस्ट्री का। जी, तो उनकी जो क्वालिटी अच्छी नहीं है अनुवादों की, काफ़ी खराब अनुवाद हैं। लेकिन क्योंकि पुनर्जागरण था और शेक्सपियर ने उन्हीं अनुवादों को पढ़कर अपने नाटकों के प्लॉट लिए, इसलिए पुनर्जागरण काल में, जैसा कि आपने कहा कि अनुवादों की क्वालिटी अच्छी नहीं है और ज़्यादातर की, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम किया, क्योंकि पुनर्जागरण में एक यह होता है कि संस्कृत के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में देश आगे बढ़े, भाषा आगे बढ़े, तो इसलिए जो साहित्यिक कार्य, साहित्यिक गतिविधि भारी मात्रा में नहीं हो सकती, अनुवाद से उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है एक तरह से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ये आपने शेक्सपियर का नाम लिया तो इसी से मुझे याद आया कि शेक्सपियर हमारे यहाँ की अनुवाद परंपरा में बहुत ही एक तरह से लोकप्रिय विषय रहे हैं। उनके नाटकों के जितने अनुवाद हुए उतने, मैंने कुछ ही लोगों का नाम लिया, जो उनमें सफल अनुवाद भी हैं, उसमें असफल अनुवाद भी हैं। और जैसे रघुवीर साहा का मैं अभी नाम ले रही थी, उनका वर्णम वन मैं सबसे सफल अनुवाद इधर के अनुवादों में मानती हूँ। पर अगर आप देखिए तो कुछ हद तक तो ये अनुवाद क्षतिपूर्ति करता है, लेकिन कुछ हद तक जिसे हम कहते हैं डेविएशन है, मूल रचना से काफ़ी डेविएट किया है। और उन्होंने भारतीय परंपरा में, हमारी संस्कृति में जो नाटक की शैलियाँ थीं, उनका भी कुछ उसमें प्रयोग कर लिया है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है, मूल पाठ से उन लोगों ने उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। ये एक विचित्र बात है कि हमारे यहाँ, क्योंकि नाटक के क्षेत्र में मुझे लगता है कि रंगमंच की दृष्टि से बहुत सफल नाटक नहीं लिखे गए हिंदी में खुद। और जैसा आप कह रहे थे अभी कि क्षतिपूर्ति एक हद तक हम करते हैं अनुवादों के द्वारा, इसलिए हमें दिखाई पड़ता है कि जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना हुई दिल्ली में, उसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ रंगमंच पर खेले जाने लायक नाटकों की कमी थी, और मुझे तो उसमें दो ही बड़े नाम याद आते हैं जिनका नाटक बहुत खेला गया। एक तो धर्मवीर भारती का अंधा युग और दूसरा मोहन राकेश के नाटक। इसके अतिरिक्त मुझे तीसरा ऐसा नाम, बाद में तो फिर कुछ लोग और भी आ गए हैं इस क्षेत्र में, लेकिन उस समय जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना हुई उसके आसपास हिंदी में मौलिक नाटक आपको नहीं मिलते।
इसलिए अचानक हम पाते हैं कि एक बाढ़ सी आती है जिसमें कन्नड़ से, तेलुगु से, संस्कृत से भी और थोड़े बहुत अंग्रेजी से, और अंग्रेजी से ही नहीं बल्कि जो प्राचीन ग्रीक ट्रेजेडीज की परंपरा है वहां से नाटक उठाकर उनके अनुवाद किए गए, बड़े सफल अनुवाद किए गए। कुछ अनुवाद बड़े लोकप्रिय, घासीराम कोतवाल, खामोश अदालत जारी है, तुगलक, इसी तरह से है बदन, बादल सरकार के भी कुछ अनुवाद किए गए। तो आप देखेंगे कि मराठी से, बंगला से, कन्नड़ से, अंग्रेजी से, संस्कृत से और मूल ग्रीक से भले ही ना हो लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से ग्रीक ट्रेजेडीज के अनुवाद भी हमारे यहाँ काफ़ी हुए हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो मुझे हिंदी के अनुवादों में जिसकी तरफ मेरा ध्यान जाता है कि जब उपन्यासों की रचना हमारे यहाँ शुरू हुई तो कहा तो यही जाता है कि बंगला के प्रभाव से आई, प्रभाव भी आया और बंगला से अनुवाद भी बहुत हुए हैं उपन्यासों के। बंकिम के बहुत अनुवाद हमारे यहाँ हुए। रविन्द्रनाथ ठाकुर का तो समग्र साहित्य ही अनुदित साहित्य के रूप में हमें मिलता है और उनका बहुत प्रभाव पूरे छायावाद के आंदोलन पर रहा इन अनुवादों का। इसके अलावा एक बात जो मुझे इन अनुवादों के बारे में विशिष्ट दिखाई पड़ती है वो ये है कि खुद रचनाकारों ने बहुत अनुवाद किए हैं। जो लोग खुद अपनी लेखनी में बहुत खुद समर्थ हैं उन्होंने बहुत अनुवाद किए और कुछ कृतियां ऐसी हैं जिनके अनुवाद बार बार अलग अलग लोगों ने किए। जैसे एक दौर था जिसमें उमर खयाम की रुबाइयों के अनुवाद काफ़ी हुए। पहला अनुवाद तो शायद मेरा ख्याल है, अगर मुझे सही याद है, तो मैथिली शरण गुप्त ने ही किया था, लेकिन उसका प्रचलन, उसका बीच में एक दूसरा अनुवाद किसी और ने किया था और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ वो बच्चन का अनुवाद हुआ। और बच्चन का अनुवाद मेरा ख्याल है कि मधुशाला के कारण, क्योंकि मधुशाला मंच पर बहुत लोकप्रिय हुई तो इसलिए बच्चन का अनुवाद बहुत लोकप्रिय हुआ। इसी तरह से उपन्यासों के अनुवाद में राजेंद्र यादव ने बहुत उपन्यासों का अनुवाद किया है। एक वर्ग ऐसा और है, और इसका संबंध भी आप चाहें तो शायद एक सांस्कृतिक सरोकार से जोड़ सकते हैं, कि जो रूस के बड़े कालजयी कृतियां थीं और बड़े नामी लेखक थे, उनमें तॉल्स्टॉय, गोर्की, दोस्तोयेवस्की, चेखव सब शामिल हैं। इनकी शायद ही कोई महत्वपूर्ण रचना ऐसी हो जिसका अनुवाद हिंदी में न हुआ हो। हाँ, आपने ये कहा कि जो अच्छे अनुवाद हुए हैं वो रचनाकारों के किए हुए हैं, क्योंकि जैसे उपन्यासकार है, अगर वह उपन्यास का अनुवाद करेगा जी, तो उसको सारी स्थितियों की, उसको कैसे चित्रित किया जाता है, उसको उपन्यास लिखने का अनुभव है, तो उसको ज़्यादा अच्छा अनुवाद कर सकता है। देखिए, ये बात सबके बारे में लागू नहीं होती। जैसे बच्चन रचनाकार तो हैं, लेकिन बच्चन के शेक्सपियर के किए, या आप कह सकते हैं कि बच्चन नाटककार नहीं है, शायद इसलिए कमज़ोर उनके उपन्यास हैं। मैं नहीं जानती कि उनका जो यीट्स की कविताओं का अनुवाद है उसको भी, अगर आपको याद हो, क्या शीर्षक है उस अनुवाद का? हाँ, मरकत द्वीप का स्वर। हाँ, मरकत द्वीप का स्वर। उसमें शायद 101 कविताएं यीट्स की उन्होंने इकट्ठा करके उसका अनुवाद किया है। मुझे लगता है कि बच्चन रचनाकार हैं, लेकिन अनुवाद करते समय उनका अपना रचनाकार अनुवाद पर हावी हो जाता है, और इसलिए हम पाते हैं कितना बड़ा नाम होने पर भी और इतने अनुवाद करने पर भी उनके अनुवादों में वो जो मूल रचना है उसकी चेतना या उसकी संवेदना पूरी तरह से नहीं आ पाती। इसलिए सबके बारे में तो ये शायद सही नहीं है। हाँ, आपके कहने से ये संकेत मिलता है कि रचनाकार को अनुवाद के लिए कृति का चुनाव करते समय सजग रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये दोनों, शेक्सपियर और यीट्स, ये दोनों, ये इनकी सेंसिबिलिटी के रचनाकार नहीं है। हाँ, ये कठिन है। हाँ, कठिन है। काफी अर्थ समृद्धि है, काफी उनमें औदात्य है और काफी अर्थ की गहराई है।
देखिए, मैं मानती हूँ कि अनुवाद कर्म जो होता है वो एक तरह से परकाया प्रवेश की तरह से होता है। मतलब ये लगभग वैसा ही होता है जैसे आप किसी दूसरे की भूमिका को रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं तो आप वही हो जाते हैं, या कम से कम आपको वही हो जाना चाहिए जिसकी आप प्रस्तुति कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से मुझे लगता है कि अनुवाद करते समय किसी सीमा तक आपको एक सेल्फ नेगेशन, अपने आप को नकारना पड़ता है या अपने मां को दबाना पड़ता है, और उसके साथ साथ लेकिन अपनी रचनात्मकता को आप एक किनारे रख भी नहीं सकते। तो ये अजीब तरह का एक द्वंद्व होता है कि एक तरफ आप दूसरे के साथ तादात्म्य करके उसकी चेतना को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब साहित्यिक अनुवाद की यही खासियत होती है कि उसकी चेतना को आप आत्मसात तो करते हैं, लेकिन आत्मसात करते समय उसे आप अपनी पूरी सृजनात्मक क्षमताओं के साथ आत्मसात करते हैं। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि आप अपनी कल्पना का भी, अपने रचनात्मक सामर्थ्य का भी उसमें उपयोग करें। अगर मूल रचनाकार और अनुवादक के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतराल या खाई होगी, तब अनुवाद में थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है, इतना मतलब सफल अनुवाद में। और शेक्सपियर, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि शेक्सपियर और बच्चन जी के व्यक्तित्वों में काफ़ी बड़ी खाई या काफ़ी बड़ा अंतराल है। और एक बात मुझे बच्चन पर और ध्यान आती है कि नाटक का अनुवाद करते समय खास तौर से रंगमंच की जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। अब मुझे जैसे उन्होंने एक जगह मैकबेथ का अनुवाद में, तो मैकबेथ में ये है कि लेडी मैकबेथ ने जो अपने हाथ उसके खून से रंगे हुए थे, तो इसके बाद उसको ये हो जाता है कि मेरे हाथों पर अब भी खून लगा हुआ है। तो वहाँ पर वो शेक्सपियर के हैं शब्द कि वो हाथ धोती है, फिर उनको हाथों को वो सूंघती है। तो उस समय हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड। तो उसमें यह है कि वो हाथों को फिर सूंघती है, फिर झटके से हाथों को ऐसे फेंकती है जिससे कि ऑडियंस को दिखाई दे। बच्चन ने इसको नहीं समझा, उन्होंने बार बार उसको सूंघवाया है हाथों को, तो उसको सारा उसका इफेक्ट खराब कर सारा प्रभाव उसका नष्ट हो गया। माने जो व्यंजना उसमें थी वो चली गई। इस तरह का ये एक ही उदाहरण नहीं, उन्होंने अक्सर उस नाटकों में शेक्सपियर के अक्सर कई जगह वो पकड़ नहीं पाए हैं उस पूरी चेतना को, और उन्होंने ऐसा अर्थ का अनर्थ उन्होंने कई जगह किया है। एक अकेला एकमात्र उदाहरण नहीं। शर्मा जी, मेरे मन में ये बात है तो कि रचनाकार होता तो बेहतर अनुवाद होता है, लेकिन अब जैसे आप देखिए कि शैली, कीट्स और वर्ड्सवर्थ तीनों कवि हैं, इन तीनों कवियों का अनुवाद यतीन्द्र ने किया है। और शैली, कीट्स और वर्ड्सवर्थ की जो रोमानी चेतना है, मुझे नहीं लगता कि यतीन्द्र जी के पास वो रोमानी चेतना है, लेकिन फिर भी अनुवाद तो किया है उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इन लोगों को छूट, या जिसको हम कहते हैं स्पेस, देनी ही पड़ती है हम लोगों को, ये सोच करके कि भाई श्रम भी सुख सा रहा, आप कहें इसको कि कुछ अनुवाद जो होते हैं वो सृजनात्मकता से आते हैं और कुछ अनुवाद श्रम से आते हैं सामने। इन अनुवादों की मुझे उपयोगिता लगती है कि कम से कम इतनी तो है कि सामग्री को उन्होंने सुलभ करा दिया, पूरी तरह से सुलभ न कराया हो, अधूरी तरह से सही, लेकिन जो सामग्री नहीं थी, जो बाहर थी, उस सामग्री को लाकर भीतर उन्होंने सुलभ कराया। तो इस तरह से एक हद तक इन अनुवादों की कुछ उपयोगिता हो जाती है। वैसे भी मेरा मानना यह है कि देखिए, एक वर्ग तो है साहित्यिक अनुवाद का, लेकिन साहित्यिक अनुवाद को भी आप पूरे के पूरे साहित्यिक अनुवाद को आप एक तरह से नहीं देख सकते। जैसे कहानी और उपन्यास का अनुवाद अपेक्षाकृत सरल होता है। सरल इस मायने में कि उसमें डिस्क्रिप्शंस, नरेशंस ने वर्णन ज़्यादा होते हैं, समाख्यान ज़्यादा होते हैं, दूर तक गद्य में बात व्यक्ति कहता चला जाता है, इसलिए एक हद तक वो ज़्यादा आसान होता है। उसमें जिसको हम कहें ना बिटवीन द लाइंस, जो कहा गया उससे ज़्यादा बिना कहे छोड़ दिया गया, ऐसा कम होता है। जबकि कविता में और नाटक में ये बराबर होता है।
तो ये जो गैप्स हैं, ये जो अंतराल हैं, जिन्हें कवि ने अपनी कल्पना से छोड़ दिया और अनुवादक को कवि की उस कल्पना की कल्पना करके भर लेना चाहिए, ये गैप्स भरने बहुत मुश्किल होते हैं। हाँ, इसमें मैं समझता हूँ आपने संकेत भी किया कि इसमें अनुवादक की श्रम और निष्ठा का काफ़ी बड़ा हाथ होता है। तो अगर हम जैसे पश्चिम में देखें तो काफका का अनुवाद म्यूर ने किया, तो जिंदगी भर उन्होंने काफका पर ही लगे रहे और पूरे काफका के साहित्य का, इसके अलावा उन्होंने किसी रचनाकार को और को नहीं छुआ। दूसरा उदाहरण मैं जैसे दूं, जैसे प्लेटो का अनुवाद जोवेट ने किया। तो जोवेट जो है ऑक्सफोर्ड में ग्रीक के प्रोफेसर थे जी। तो और प्लेटो पढ़ाते थे, प्लेटो पर व्याख्यान देने जाते थे। वो यूनान गए और उस समय की जो प्लेटो के समय की ग्रीक थी और उस समय नगर राज्य थे, तो नगर राज्यों में ग्रीक में विविधता थी, तो उन्होंने उसका तुलनात्मक अध्ययन किया, उस जगह की भाषा पढ़ी। तो जितना वास्तव में जानकारी चाहिए भाषा की, वो बिना इस तरह के समर्पण के नहीं आ सकती। नहीं, वो नहीं आ सकती। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मैंने जब प्लेटो पर काम किया, प्लेटो के कुछ हिस्सों का अनुवाद किया, तो मैंने उनके सारे अनुवाद देखते हुए जोवेट को आधार बनाया। और ये है बात तो बड़ी निजी सी है, व्यक्तिगत सी है, लेकिन फिर भी इससे अनुवाद की कठिनाई पर थोड़ी सी रोशनी पड़ती है। मैंने लॉन्जाइनस के ऑन द सबलाइम, वैसे उसका सही अनुवाद तो मैं मानती हूँ ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस है, लेकिन अब ऑन द सबलाइम प्रचलित हो गया। तो मैंने जब इस कृति का अनुवाद किया तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई आई, जो मूल ग्रीक नाम है उनके उच्चारण की। अब हम लोगों के बीच उनके अंग्रेजी उच्चारण प्रचलित हो गए हैं, तो मैं ग्रीक चांसरी से लेकर इस शहर में जो भी तथाकथित विद्वान समझे जाते हैं ग्रीक भाषा के, और अंग्रेजी के विद्वान जो विश्वविद्यालय में थे, विश्वविद्यालय के बाहर थे, सब जगह भटकती रही। लेकिन एक भी व्यक्ति, इसको पूरी जिम्मेदारी से इस बात को मैं कह रही हूं कि एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला ग्रीक चांसरी में भी जो ओल्ड ग्रीक अच्छी तरह से जानता हो। और उन लोगों ने मुझे राय दी कि देखिए, आप एक सीमा के आगे हम आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा के आगे इनके सही उच्चारण हम लोग नहीं बता सकते। इससे ये पता लगता है कि आज अगर आप किसी क्लासिक का अनुवाद करने के लिए बैठे तो कितनी बड़ी कठिनाई है कि एक छोटी सी बात को लेकर के आपके सामने आ सकती है। मैंने लगभग 6 महीने का समय इसी बात पर लगाया कि मुझे जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं उनके सही ग्रीक उच्चारण मिल जाएं, तो मैं नामों का प्रयोग उसी तरह से करना चाहूँगी। और मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक मुझे सफलता मिली, लेकिन आज भी मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे 100% सफलता उसमें मिल गई। प्रोफेसर जैन, आपने अनुवाद की कुछ कठिनाइयों की चर्चा की, लेकिन साहित्यिक अनुवाद के में ये कठिनाइयाँ सबसे ज़्यादा हैं, और विशेष रूप से कविता के अनुवाद में। क्या आप बताना चाहेंगी कि मुख्य कठिनाइयाँ कौन सी हैं? पहली बात तो ये शर्मा जी कि कविता में और गद्य में कठिनाइयों में बहुत अंतर तो नहीं होता, दोनों में ही हो सकती हैं। कुछ कठिनाइयाँ ऐसी हैं जो दोनों में होती हैं, कुछ कठिनाइयाँ ऐसी हैं जो कविता में ज़्यादा होती हैं। सबसे बड़ी कठिनाई मैं मानती हूँ सांस्कृतिक अंतर की होती है, जो अनुवादक और मूल लेखक के बीच में होता है। अगर दोनों के समय में बहुत बड़ा अंतर हो तब ये कठिनाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, हम लोगों की भारतीय भाषाओं में रिश्तों के बोधक बहुत से शब्द हैं। हम हर रिश्ते को परिभाषित करते हैं, मौसी, मामी, चाची, ताई, इन सब के लिए अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग रिश्ते के। लेकिन आप अंग्रेजी में देखिए तो इन सब के लिए एक ही शब्द है, आंट। ठीक उसी तरह से नीस, नेफ्यू या कज़न, ये तमाम रिश्तों के बोधक शब्द हैं। दोनों भाषाओं में बहुत अंतर है। इसलिए अनुवादक को हमेशा जब वो अनुवाद करता है तो ये संदर्भ से अंदाज लगाना पड़ता है कि वहाँ किस शब्द का प्रयोग किस रिश्ते के लिए किया गया है। इसी तरह के कुछ शब्द होते हैं जो वस्तुबोधक शब्द होते हैं। कुछ वस्तुएं हैं, हम लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, दूसरी भाषाओं में उनके वाचक शब्द नहीं है, या उल्टा इसका। अब जब उन शब्दों के अनुवाद का सवाल आता है तो अक्सर हमको वो शब्द वहाँ से ज्यों के त्यों उठाने पड़ते हैं।
मैं आपको व्यवहार में आने वाली चीजों का उदाहरण देती हूँ। अवन का अनुवाद तंदूर नहीं हो सकता और उसी तरह तंदूर का अनुवाद अवन नहीं हो सकता। तंदूरी जब हम कहते हैं तो हम बेक्ड कह के उसका अनुवाद नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से कपड़े लत्ते जो हम पहनते हैं, अब पश्चिम में जो स्कर्ट है वो हमारे यहाँ लहंगा नहीं है, जो हमारे यहाँ लहंगा है वो वहाँ स्कर्ट नहीं है। ये वस्तुबोधक चीज़ों के बारे में कठिनाई पैदा होती है। इससे ज़्यादा कठिनाई होती है जिसे मैं कहती हूँ सांस्कृतिक शब्दावली में। हमारे यहाँ दीपक के साथ क्रिया हमेशा बढ़ाना लगाई जाती है, दुकानें बढ़ाई जाती हैं, दीपक बढ़ाए जाते हैं, बुझाए नहीं जाते। बुझाना अपशकुन होता है। इसी तरह से चूड़ियाँ हमारे यहाँ तोड़ी नहीं जाती, टूटती नहीं है, चूड़ी मौल गई, क्योंकि चूड़ी का टूटना वैधव्य का संकेत देता है। इससे ज्यादा कठिनाई जो कविता के क्षेत्र में विशेष रूप से आती है वो ध्वन्यार्थ व्यंजक शब्दावली को लेके। कुछ शब्द हैं उनकी ध्वनियाँ अर्थ की व्यंजना करती हैं, उनके अनुवाद नहीं हो सकते। तुलसीदास की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। अब ये कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, इसका किसी भी भाषा में इसी तरह की अर्थ व्यंजना करने वाले शब्दों से इसका स्थानापन्न ढूंढ लेना या इसकी व्यंजना करना बहुत कठिन है। खड़ी बोली में ही रघुवीर साहब की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, नॉनसेंस कविता है एक तरह से। अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, होता तोता तोता होता, ऐसे करके वो तोते पर पन करते हुए लगातार वो कविता आगे बढ़ती है। डायरेक्ट अनुवाद करने से वो कविता की आत्मा ही बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक से अधिक अर्थ देने वाले होते हैं, और दूसरी भाषाओं में उनके पर्याय अगर आप ढूंढें तो जरूरी नहीं है कि वो पर्याय वो सारे अर्थ व्यंजित करें जो मूल भाषा में वो मूल शब्द व्यंजित कर रहा। प्रोफेसर जैन, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि साहित्यिक रचना का अनुवाद एक तरह से मूल रचना की ओर अग्रसर होने लगता है, और इसका कारण ये है कि अनुवादक मूल रचना का जो कथ्य अनुवाद में नहीं आ पाता उसको लक्ष्य भाषा के स्रोतों से पूरा करने की कोशिश करता है। ऐसा करने से रचना का स्वरूप बदलने लगता है और वह स्वतंत्र रचना का रूप ग्रहण करने लगती है। लेकिन सफल अनुवाद वही माना जाएगा जिसमें कलात्मकता के साथ साथ प्रामाणिकता भी रहे। वह प्रामाणिक भी हो और उसमें कलात्मक सौंदर्य भी हो। इन दोनों के बीच संतुलन बहुत जरूरी है। प्रोफेसर जैन, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ आकर अपना समय निकालकर यहाँ साहित्यिक अनुवाद के बारे में हमें बताया, उसकी कमियों के बारे में, सफल अनुवाद के बारे में बहुत सी नई सामग्री आपने हमको दी। मैं पुनः आपको इस बारे में धन्यवाद देता हूँ।